एनडीए या यूपीए किसी गठबंधन से टिकट नहीं मिलने के कारण इंजीनियर अजीत कुमार निर्दलीय खड़े हुए थे और निर्दलीय खड़ा होके वो निकटतम प्रतिद्वंदी हुए थे। बड़े भाई के रूप में जदयू ही रहेगा, उसको कुछ सीट, एक आध सीट ज़्यादा दिया जा सकता है। उस स्थिति में यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 100 के आसपास, 100 प्लस में 1, 2, 5 जो हो जाए, मतलब जदयू और उसी आसपास में भाजपा का होगा। जबकि अब आप लोग देख रहे होइएगा, ये विवाद चल रहा है, जो चिराग पासवान एनडीए से अलग हो सकते हैं, कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आप सब जो हैं वो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अलग अलग माध्यमों से अब बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर चुके होंगे। जनसुराज ने अपने कैंडिडेट्स का लिस्ट भी आज जारी कर दिया है और लगभग जो ये पूरे कैंडिडेट और नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है अब वो कल से चूँकि शुरू होनी है और उसमें रविवार और शनिवार के दिन जो है वो सरकारी अवकाश रहेगा, तो इस वजह से वो 2 दिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो पूरी आपाधापी अफड़ा तफड़ी बची हुई है और हर एक चैनल अलग अलग तरह से जो है वो प्रत्याशियों का नाम और ये अपनी दावेदारी जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस पूरी कश्मकश को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम आपके लिए आयोजित किया और इसमें जो अभी तक का हमारे पास जो रिपोर्ट है इसकी जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, और फिर उन जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम पर विश्लेषण करेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के जो 11वां विधानसभा सीट है उसकी चर्चा करेंगे और जो अलग अलग जो पार्टियां हैं, जो उनके प्रबल दावेदार के नाम हैं, उसमें क्या है जो अब सबसे ज़्यादा लग रहा है कि वो तय हो जाएंगे। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी से। सबसे पहले कौन से विधानसभा सीट की चर्चा करें? देखिए, पहले तो विधानसभा की सबसे पहले जो सीट की चर्चा करेंगे वो हम बता ही देंगे, लेकिन आप देख लीजिए जो चुनाव का यह अंतिम दौर है, अधिसूचना जारी हो जाने के बाद सभी दल अपने अपने मतलब जो गठबंधन है अपने अपने गठबंधन दलों के साथ, साथियों के साथ सीट शेयरिंग के लेकर के अपना सामंजस्य बिठाने में लगे हुए हैं। चुनाव में यह निश्चित रूप से होता है कि हर दल, जो गठबंधन का हर दल होता है तो किसी गठबंधन का, उसकी कोशिश होती है कि हम किसी तरह से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें ताकि मेरे अधिक विधायक जैसे जीत करके आए और बाद में हिस्सेदारी में, मंत्रिमंडल में, चाहे हर चीज़ में जब भागीदारी में मजबूत भागीदारी रहे। तो उस स्थिति में अब यहाँ बिहार में 2 गठबंधन मजबूत है और तीसरा गठबंधन है, तीसरा स्वतंत्र है जो जनसुराज है। एक तो महागठबंधन है जो उसमें कांग्रेस है, वाम दल है, वीआईपी है, ये सब पार्टियां हैं, उसका है। अब हम लोग आ जाए एनडीए में, तो एनडीए में तो भाजपा है ही, भाजपा के बाद जेडीयू है, इसके बाद रालोसपा है, फिर हम हैं, फिर चिराग पासवान जी का जैसे लोजपा रामविलास है, ये सब है। तो सब ने घींचा तानी और एक तरह से अपनी दावेदारी को लेकर अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। उस स्थिति में आप देखते होइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से इनका टिकट कट गया, इनका टिकट फाइनल हो गया, एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो उस पर हम थोड़ा विराम लगाना चाहते हैं। जो उहापोह की स्थिति है, जो अफवाहें फैलाई जा रही है, जो तरह तरह की बातें आ रही हैं, उस तरह की बात अभी नहीं है। अभी न किसी को किसी पार्टी ने टिकट काटा है और न कोई सीट अभी फाइनल किया है। आज जनसुराज ने अपने 51 सीट का फाइनल किया है। तो हम अब आ जाए ये किस दल से, आप देख लीजिए महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर के चला है। तो महागठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में जो बिहार में है वो राजद है। तो राजद 130 से 135 सीट पर चुनाव लड़ सकता है, जिसकी तैयारी में है वो। इसके बाद आपको आ जाते हैं कांग्रेस मतलब 50 से 55 सीट पर उसका मतलब सीट शेयरिंग में उसको मिलने का अनुमान है। वही वीआईपी जो है उनको भी 18 से 20 सीट मतलब दिया जा सकता है और जो वामपंथ दल है उनको 30 से 35 सीट मिल सकता है। इसी तरह एनडीए में आ जाए तो एनडीए में
अब ये चल रहा, पहले से जेडीयू बड़े भाई के रूप में हुआ करता था और दोनों मिल करके भाजपा छोटे भाई के रूप में, लेकिन इस बीच में जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें जेडीयू सिमट करके 45-46 सीट पर आ गया, जबकि भाजपा 80 प्लस में है। तो लेकिन इस बार भी जो दोनों दल मिल करके चुनाव लड़ने की तैयारी है, उसमें फिर से जो अंदर से बातें आ रही है उसमें यह हो रहा है कि बड़े भाई के रूप में जदयू ही रहेगा, उसको कुछ सीट, एक आध सीट ज़्यादा दिया जा सकता है। उस स्थिति में यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 100 के आसपास, 100 प्लस में 1, 2, 5 जो हो जाए, मतलब जदयू और उसी आसपास में भाजपा का होगा। जबकि अब आप लोग देख रहे होइएगा जी, विवाद चल रहा है जी, चिराग पासवान एनडीए से अलग हो सकते हैं, कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, हम अलग हो सकता है। मतलब सबका दबाव यह है कि अधिक से अधिक सीट हमको मिले, जिसके कारण सब खींचतान और दबाव की राजनीति में तो दबाव की राजनीति होती ही है। तो उस स्थिति में जो लगता है तो चिराग पासवान को 25 से 30 सीट मिलेगा और उतने पर जो चुनाव लड़ेंगे। फिर आपको आ जाए रालोसपा है, रालोसपा के 5 से 7 सीट है। इसके बाद जो है उनका हम को भी 5 से 7 सीट मिलने की संभावना है। तो इसी आधार पर मतलब जो पर दोनों गठबंधन है उसमें है। लेकिन अभी तक दोनों गठबंधन में यह फाइनल नहीं हुआ कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, और जो पहले से सीटिंग सीट है उस पर चल रहा है, जिसका जो सीटिंग है वो रहेगा ही, उसमें भी कुछ हेरा फेरी जैसे किया जा सकता है। यहाँ तक कि अब देखते हैं कि उम्मीदवार भी अगर एनडीए गठबंधन में भाजपा है, अगर भाजपा का कोई मजबूत उम्मीदवार है और सीट शेयरिंग में उस जदयू के कोटे में चला जाए या फिर लोजपा के कोटे में चला जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो उम्मीदवार भी मतलब उम्मीदवार वही रहते हैं लेकिन पार्टी बदल जाता है। तो ये सब बातें चल रही हैं। अब हम लोग आ जाए मुजफ्फरपुर की, हम लोग बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट है। तो अब दोनों गठबंधन में यह तय करने में दोनों गठबंधन लगा हुआ है कि किसी तरह से कोई चूक नहीं हो, जो सीट जैसे मतलब दूसरे दल झटक ले। इस स्थिति में दोनों दल ठोक बजा करके सबने अब देख लिया है, जो नए रूप में अब यह आ गया है, जो सब लोग पहले सर्वे कराता है, कई सर्वे कराने के बाद और मतलब क्या कहते हैं उम्मीदवार को तय किया जाता है। तो उसमें हम पहले चले कांटी की बात करें, तो कांटी विधानसभा में एक जो महागठबंधन की बात करते हैं, तो महागठबंधन से मोहम्मद इसराइल मंसूरी उसके विधायक हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो एक तो सशक्त उम्मीदवार हैं ही, ज़्यादा संभावना है कि इसराइल मंसूरी ही राजद के उम्मीदवार होंगे। और दूसरी तरफ राजद से ही एक मजबूत दावेदारी है हैदर आज़ाद, जो पहले हैदर आज़ाद एक चुनाव वहाँ से राजद से लड़ भी चुके हैं, लेकिन कुछ मतों से वो चुनाव कुछ अंतराल से चुनाव वो हार चुके थे। तो इस स्थिति में वहाँ लगभग यह देखा जा रहा है कि इसराइल मंसूरी इस टिकट के दौर में आगे हैं। और अब आ जाइए एनडीए गठबंधन की बात है। एनडीए गठबंधन में आपको यह देखना पड़ेगा, जो पिछले चुनाव में जो इंजीनियर अजीत कुमार है, जो टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़े और करीब 54,000 से अधिक वोट लाए थे। वहाँ का एक आंकड़ा पर भी आपको ध्यान दे दें पिछले चुनाव को, तो अजीत कुमार निर्दलीय रहते हुए 54,144 वोट लाए थे। वही जो जदयू के उम्मीदवार थे मोहम्मद जमाल, वो 25,891 वोट लाए थे। और तीसरा जो एक लोजपा जो था रामविलास आर, मतलब उसके दल जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसके उम्मीदवार हो गए थे विजय प्रसाद सिंह, उन्होंने 18,093 वोट लाया था। और एक नीरा देवी थी जो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, वो पासवान जाति से महादलित से आती है, पासवान जाति से, उन्होंने भी 9885 वोट 9,885 वोट लाया था। तो उसमें साफ यह देखा गया कि अगर लोजपा उस बार उम्मीदवार खड़ा नहीं किए होता तो निर्दलीय के रूप में भी अजीत कुमार चुनाव जीत सकते थे। तो काफ़ी मंथन के बाद जो बात सामने आ रही है, एनडीए वह सीट भाजपा को जाए या जदयू को जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना है जदयू के जाने की बात है, लेकिन किसी को दल को जाए, जदयू को जाए या भाजपा को, लेकिन उम्मीदवार एनडीए के अजीत कुमार ही होंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। मतलब जो एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं उनसे जो बातें आ रही हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अंदरूनी बातें आ रही हैं, उसमें यह तय कर लिया गया है जो सीट चाहे भाजपा को जाए या फिर क्या कहते हैं जदयू को जाए, लेकिन उम्मीदवार अजीत कुमार ही होंगे। क्योंकि वह सीट मतलब किसी तरह से एनडीए यह नहीं चाहता है कि क्या सीट मतलब हम लूज कर रहे हैं, उसको यह है जो सीट हम जीते, इसलिए
कांटी में यह स्थिति बन रही है। और अब तक जो वहाँ जनसुराज की बात है, तो जनसुराज से कुछ इस तरह का कोई फिगर खास तय नहीं दिख रहा है कि जनसुराज से इन्हीं को टिकट मिले, और न उस तरह के कोई उम्मीदवार सामने अभी दिख रहे हैं। तो एक कांटी का यह हाल है। अब हम लोग आ जाए, अब कांटी के बाद हम लोग आ जाते हैं पारू में। हम लोग पहुँचे, जो पारू है, पारू में अभी अशोक कुमार सिंह विधायक हैं। तो अभी हमने सुना कि कांटी से जो है पार्टियों के जो प्रबल दावेदारी और लगभग जो तय मानी जा रही है इन लोगों की उम्मीदवारी, और वो पूरा क्या है समीकरण, इसके बारे में भी अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया है। अब हम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो तय उम्मीदवार माने जा रहे हैं, लगभग हम लगभग जोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, ऐसा है कि पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में जदयू ने उस सीट को रखा था और जदयू वहाँ पर चुनाव हार गई थी। जैसा कि बताया उन्होंने कि मोहम्मद जमाल जदयू के कैंडिडेट थे और चुनाव हारे थे। और एनडीए या यूपीए किसी गठबंधन से टिकट नहीं मिलने के कारण इंजीनियर अजीत कुमार निर्दलीय खड़े हुए थे और निर्दलीय खड़ा होके वो निकटतम प्रतिद्वंदी हुए थे, यानी लगभग 56,000-57,000 वोट लाके वो सेकंड पोजीशन पर आए। हाँ, सेकंड पोजीशन पर वो आए थे। तो नेचुरली एक उनका दावा है कि जो व्यक्ति अगर इंडिपेंडेंट 54-55,000 मत ला सकता है तो निश्चित रूप से किसी भी गठबंधन के साथ अगर वो चला आवेगा तो उसको मजबूती मिल जाएगी। जो गठबंधन का वोट अपना होता है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो उसकी जीत आसान हो जाएगी। तो उस हिसाब से एक अंदाज़ा है कि चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए उनको एनडीए से टिकट मिलने की उम्मीद है। अब भारतीय जनता पार्टी का वो सीट नहीं है, जदयू का सीट है। तो भारतीय जनता पार्टी या तो अजीत कुमार से को रिप्लेस कर दिया जाए जेडीयू के साथ, जो होता रहा है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब अगर कोई खास जो कंस्टिट्यूंसी होता है वो किसी दल के साथ टैग हो जाता है तो वहाँ पर कैंडिडेट भी बदलते हैं। तो हम लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि अजीत कुमार जी जेडीयू के टिकट से, चूँकि अजीत कुमार जी जेडीयू में भी रहे हुए हैं और जेडीयू में ही रह के चुनाव भी जीते हुए हैं, मंत्री भी बने हुए हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जेडीयू उनके लिए कोई अनजान जगह है। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको जेडीयू ज्वाइन वो करेंगे और 1-2 दिन में ऐसा लगता है, और उनको एनडीए का टिकट मिलेगा। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है तो आरजेडी का वो सीट है और वहाँ से अल्पसंख्यक उम्मीदवार, एक जेडीयू के अल्पसंख्यक उम्मीदवार को हराकर जीता हुआ है। तो निश्चित रूप से जो इजराइल मंसूरी हैं उनको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो एक मामला जो आ रहा है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार की है, कि लोकसभा के चुनाव को लेकर उन पर कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि वहाँ उनको रिप्लेस करके, और जैसा उन्होंने कहा कि जो हैदर आज़ाद हैं उनको भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन एक बात आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि वहाँ जब भी टिकट आरजेडी देगी तो किसी अल्पसंख्यक को ही देगी। कभी भी जीते हुए अल्पसंख्यक को रिप्लेस करने की बात आरजेडी के पार्टी से नहीं सोची जा सकती है। तो ये होगा। और जहाँ तक जन स्वराज की चर्चा अभी आपने की, तो जन स्वराज में वहाँ 5-6-7 कैंडिडेट अभी हैं। तो अभी जो है सो जन स्वराज का कुछ आया भी नहीं है, तो आने ही पर पता चलेगा कि किनको जो है सो टिकट मिला है। तो देखते हैं हम कि कितना कॉम्प्लेक्स होता है ये पूरा स्ट्रक्चर। अब अगले विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं। अगली विधानसभा शायद पारू आप चर्चा करना चाह रहे थे, पारू के बारे में। पहले तो कांटी के हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरुण बाबू जो बताए हैं कांटी के बारे में, तो कांटी का तो लगभग हम जो स्थिति है उससे अवगत आपको करा ही दिए हैं। लेकिन कांटी में एक और हम आपको बता देते हैं। कांटी में एनडीए ने लगभग इसलिए तय किया है, इस बार अजीत कुमार की जो तैयारी है, अजीत कुमार जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो वह पार्टी में भाजपा में रहते हुए में मतलब उनकी तैयारी यह है
कि अगर निर्दलीय भी उन्हें अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा तो वो चुनाव जीतेंगे। इस स्थिति में काफ़ी मेहनत किए, जिसका परिणाम है जो एनडीए उनको अपना उम्मीदवार बनाने जा रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग पारू की बात करते हैं। तो पारू में अब हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के जो विधायक हैं, मतलब भाजपा के विधायक अशोक कुमार सिंह है, 4 बार लगातार चुनाव जीतते आए हैं। और 4 बार लगातार चुनाव जीतना या कोई बड़ी साधारण बात नहीं है। तो इस स्थिति में अशोक कुमार सिंह ही वहाँ से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। वो तो सोशल मीडिया पर अफवाह चला अशोक कुमार सिंह को टिकट कर दिया गया, लेकिन यह सब गलत बात है। वहाँ अशोक कुमार सिंह ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे। अगर भाजपा चाहे एनडीए ने अशोक कुमार सिंह को छेड़ने का प्रयास अगर किया किसी कारण से, तो उस स्थिति में एनडीए को वहाँ बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए एनडीए यह नुकसान नहीं झेल सकता, इसलिए अशोक कुमार सिंह वहाँ से उम्मीदवार होंगे। अब आ जाते हैं हम महागठबंधन की बात करते हैं। तो महागठबंधन में जो पिछले बार अनुनय सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, महागठबंधन कोटे से, मतलब पिछले बार या कांग्रेस को यह सीट शेयरिंग में चला गया था, जिसमें अनुनय सिंह चुनाव लड़े थे, लेकिन अनुनय सिंह को बहुत कम वोट आया, मात्र 13,861 वोट लाए थे। उसमें हुआ क्या था, जो महागठबंधन से एक बागी उम्मीदवार के रूप में जो शंकर प्रसाद है, जो यादव जाति से आते हैं, वह निर्दलीय चुनाव लड़ गए। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी शंकर यादव 62,694 वोट, तो निर्दलीय इस तरह से इतना वोट ले आना ये साधारण कोई बात नहीं। इसलिए वहाँ यह तय माना जा रहा है कि इस बार राजद, मतलब एक सीट कांग्रेस से राजद अपने क्या कहते हैं जिम्मे लेगी और उस सीट को शंकर प्रसाद को वहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लगभग एक ढंग से तय माना जा रहा है कि शंकर प्रसाद वहाँ से उम्मीदवार होंगे। और वहाँ से जन स्वराज से कई नाम आ रहे हैं, तो उसमें अभी तक जन स्वराज ने कोई फाइनल नहीं किया है। और जन स्वराज किसको क्या बनाएगा यह कहना थोड़ा पेचीदा है, इसलिए जन स्वराज की बात हम वहाँ फाइनल नहीं बता पाएंगे। लेकिन वहाँ अशोक सिंह और क्या कहते हैं शंकर यादव का फाइनल माना जा रहा है। तो ये अभी हमने सुना कि किस तरह से जो है पारू सीट पर जो है ये और कितना चुनौतीपूर्ण ये सीट है, क्या कहेंगे इस बार अगर कैंडिडेट बदल देती है महागठबंधन, तो क्या जो एनडीए के कैंडिडेट हैं जो 4 बार लगातार जीतते आ रहे हैं उनके ऊपर कुछ प्रभाव दिखेगा? देखिए, पारू लंबे समय से गठबंधन में कांग्रेस के हाथ में रहा है, और जैसे कि उन्होंने बताया कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हुए अनुनय सिन्हा जी, उनको काफ़ी कम मत प्राप्त हो रहे हैं। तो इस बार ऐसा लगता है, इस बार ऐसा लग रहा है कि वो सक्रिय भी नहीं हैं, और ऐसा लग रहा है कि शंकर, जैसा उन्होंने कहा कि आरजेडी जो है वो शंकर प्रसाद यादव को ही टिकट देगी। और ऐसा हम लोग, चूँकि उनको 62-63 हज़ार वोट इंडिपेंडेंट के रूप में उनको मिला हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से आरजेडी गठबंधन से आ जाने से, हालांकि पिछले बार भी गठबंधन का जो वोट था वो कांग्रेस को नहीं गया। ये बहुत क्लियर बात है कि जो यादव लोग जो थे वो शंकर प्रसाद यादव के साथ रहे, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन होते हुए भी कांग्रेस के साथ नहीं गए। हालांकि तेजस्वी यादव वहाँ मीटिंग करने, पारू जो स्कूल है उसमें मीटिंग करने, मुझको याद है कि वो मीटिंग करने भी आए हुए थे, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार जो है सो कांग्रेस को सीट आरजेडी नहीं देना चाहेगी। और जहाँ तक अशोक सिंह का सवाल है, तो निश्चित रूप से अशोक सिंह 4 बार के जीते हुए हैं, तो सिटिंग गेटिंग का जो एक फार्मूला होता है। और देखिए, एक बात और है कि अशोक सिंह का वहाँ के भूमिहार समाज के बीच में अच्छी पैठ है, और वो सब लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उन लोगों से अच्छा संबंध बना के रखे हुए हैं। मैं पिछली बार जब घूम रहा था पारू में 2020 में, तो मैं कई भूमिहार गाँवों में मैं गया, और वहाँ पर उन लोगों ने यही कहा कि नहीं साहब, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोगों को बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत ये करते हैं। तो इसलिए हमको लग रहा है कि किसी भी तरीके से वो कटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, टिकट उनको ही मिलना चाहिए। जहाँ तक जन स्वराज का सवाल है, तो ठीक ही है कि वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और अभी जन स्वराज ने अपना पत्ता नहीं खोला है, कल परसों तक जब लिस्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन जैसे कि हमने अभी बात की कि जो कैंडिडेट जो इतना अच्छा खासा वोट लेके आती है निर्दलीय होने के बावजूद, तो अगर महागठबंधन उसको रिप्लेस करती है तो शायद मामला बदल सकता है। मैं देख रही हूँ कि पारू के बाद आपने साहेबगंज लिख रखा है अपने डायरी में, तो साहेबगंज पारू, क्या ये समीकरण का भी कुछ असर दिखाई देगा? बता देते हैं। पारू की बात हम लोग किए हैं,
तो पारू में शंकर प्रसाद जो यादव जाति से आते हैं, निर्दलीय 62,000 कुछ वोट लाए थे। लेकिन वहाँ जो बीजेपी के उम्मीदवार है अशोक सिंह, तो 2 उम्मीदवार और चुनाव लड़ गए थे। एक वैश्य जाति से लड़ गए थे, एक ब्राह्मण जाति से लड़ गए, जो 13-14 हज़ार वोट काट लिए थे दोनों मिलाकर के। आपको बताते थे, एक मदन चौधरी थे जो RLSP से चुनाव लड़े थे, उन्होंने करीब 13,861 वोट लाया था। वह सेंधमारी NDA के वोट में था। और दूसरे दीपक तिवारी जो ब्राह्मण जाति से आते थे, जो उनका भी एक दल था RJBP, वो भी 6,000 वोट लाए थे। तक करीब आप दे रहे हैं 13-6-19 हज़ार वोट। एक मिनट, सॉरी। मदन चौधरी लाए थे 7258 वोट और दीपक तिवारी लाए थे मतलब 6,009 वोट। तो 7-13 कुछ वोट जैसे NDA का ही कटा था। तो इसलिए वहाँ अशोक सिंह अभी भी मजबूत स्थिति में, जो वोट का आंकड़ा हम देख रहे हैं वो स्थिति से मजबूत स्थिति में है। और लड़ाई उन शंकर यादव ही जैसे मतलब शंकर प्रसाद जो है वही दे सकते हैं। इसलिए वहाँ यह तय माना जा रहा है कि महागठबंधन में राजद यह सीट लेगी और शंकर प्रसाद को उम्मीदवार बनाएगा। और फिर जो बीजेपी से उम्मीदवार है अशोक कुमार सिंह, जो 4 बार चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं, वही बीजेपी के वहाँ NDA के उम्मीदवार वहाँ से होंगे। अब आ जाए हम लोग साहेबगंज। तो साहेबगंज से जो अभी राजू कुमार सिंह राजू हैं, जो मंत्री भी हैं और भाजपा में हैं, लेकिन वह चुनाव जीते थे VIP से चुनाव जीते थे। VIP उस बार NDA गठबंधन में था। और उसमें हुआ क्या, जो VIP के 4 विधायक थे, चारों विधायक टूट कर के चले गए भाजपा में, जिसके कारण अब वे भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा के उम्मीदवार के रूप में है। तो वहाँ राजू सिंह को माना जा रहा है कि राजू सिंह के टिकट में कोई हेर-फेर पार्टी करने नहीं जा रही है और राजू सिंह ही जैसे वहाँ से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। अब आ जाते हैं महागठबंधन की बात है। तो महागठबंधन में वहाँ बड़ा पेच है। महागठबंधन में रामविचार राय थे, जो रामविचार राय दिग्गज नेता माने जाते थे और बहुत लड़ाकू थे, उनका कुछ अलग छवि भी था। तो रामविचार राय पिछले चुनाव में 65,870 वोट लाए थे, जबकि राजू सिंह 81,203 वोट लाए थे। राजू सिंह उस समय भी बड़े अंतर से जीते थे। लेकिन उसमें भी सेंधमारी क्या हुआ था, जो कृष्णा कुमार सिंह थे जो लोजपा से उम्मीदवार बने और 5382 वोट लाए थे। वह भी एक तरह से NDA के वोट में सेंधमारी जैसे किया गया था। लेकिन इस बार अब रामविचार राय नहीं है, रामविचार राय स्वर्गवासी हो गए। उस स्थिति में राजद से वहाँ कई दावेदार हैं, तुलसी राय हैं, पृथ्वी राय हैं, मनोज राय हैं और एक गीता देवी हैं सर, गीता देवी हैं जो कभी मुखिया रह चुकी हैं, वो भी वहाँ से दावेदार है। और एक वहाँ से फिर मतलब VIP का भी दावा वहाँ से यह है कि जो यह सीट मेरा था और मेरे ही विधायक थे राजू सिंह, जो पार्टी बदल करके चले गए भाजपा में, इसलिए वह अपने सीट को ईगो का सीट मान रहा है और महागठबंधन से चाह रहा है VIP जो हम उस सीट को ले। उस स्थिति में VIP से वहाँ 2 दावेदार दिख रहे हैं। एक दावेदार देख रहे हैं, एक सुबोध शंकर सिंह उर्फ राजकुमार हैं, जो पहले तो जदयू से जुड़े हुए थे, काफ़ी दिनों से पदयात्रा करते हैं, हर वार्ड हर गांव का पदयात्रा वो कर चुके हैं और काफ़ी दिनों से लगे हुए क्षेत्र में और चुनाव लड़ने के लिए जो चाहिए वह सब कुछ से सक्षम है, इसलिए वो तैयारी में है जो चुनाव लड़े। और VIP अब पहले तो जदयू से चाह रहे थे, लेकिन अब चाह रहे हैं जो VIP से हम वहाँ से उम्मीदवार लड़ें। लेकिन इसी बीच बात आ गई बीच में कुछ दिनों से हाल में, जो दिनेश प्रसाद सिंह जो MLC हैं और जिनकी पत्नी बीना देवी वैशाली से लोजपा की सांसद हैं, वह अपने पुत्र शुभम को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और उसमें वह पार्टी क्या होगा, लोग यही चर्चा है कि वह VIP से भी उन्हें लड़ा सकते हैं और जो हो महागठबंधन में और भी जो दल है उससे भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें सत्यता क्या है कुछ दिनों के बाद, लेकिन वहाँ ये माना जाए कि NDA से लगभग उम्मीदवार राजू सिंह तय है, महागठबंधन का भी वहाँ पेच फंसा हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस पर एक एनालिसिस हम ले लेते हैं हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से कि महागठबंधन का ही सीट यहाँ पे ज़्यादा पेचीदा लग रहा है। इससे पहले बहुत प्रबल दावेदार थे, अब वो नहीं हैं, तो अब जो है अब इस यहाँ पे सीट की मारामारी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जो अपना अनुमान है उसमें साहेबगंज निश्चित रूप से VIP को मिलेगा
चूँकि वीआईपी ने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है, वीआईपी वहाँ से चुनाव जीती थी, इसलिए वीआईपी चाहेगी कि हम वहाँ अपने उम्मीदवार दें। देखिए, साहेबगंज जो क्षेत्र है उसमें मलाह जाति के लोगों की संख्या सिजेबल नंबर में है, काफ़ी नंबर में है। तो ऐसा हमको लगता है कि वीआईपी इस बार वहाँ किसी अपने समाज से, चूँकि वो मल्लाहों की पार्टी है, मुकेश सहनी उसके मुखिया हैं, तो किसी सहनी समाज के व्यक्ति को देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर वैश्यों की संख्या भी साहेबगंज में बहुत ज़्यादा है, और वैश्य जो एक ये वैश्य का जो एसोसिएशन है उसके जो एक लीडर हैं साहू भोपाल भारती, वो पहले भाजपा में थे, अब वो चले गए हैं राजद में। तो राजद में जो गए तो उस समय ऐसी सूत्र हम लोगों को से पता चला था कि वहाँ से राजद सुप्रीमो ने, चूँकि उनका पुराना संबंध है, वो पहले राजद में थे भी, और वो जो रघुवंश बाबू हैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह थे, तो उनको शायद आश्वासन मिला है कि वहाँ से टिकट मिलेगा। तो एक वो भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि चूँकि वैश्य समुदाय जो है सो एनडीए का वोटर है, तो अगर वैश्य समुदाय से महागठबंधन अगर टिकट किसी वैश्य को दे देता है तो वहाँ की थोड़ी स्थिति बदल जाती है, और उसको अगर यादवों का और मुसलमानों का समर्थन मिल जाता है तो चुनाव जीतने की स्थिति उसकी बन जाती है, बहुत मजबूत स्थिति में हो जाता है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि एक तो हमको लग रहा है कि वीआईपी को मिलेगा, तो ये वीआईपी को मिलेगा तो ये भी हो सकता है कि वीआईपी ही किसी वैश्य को ऑप्ट कर ले। और वहाँ जन सुराज में भी जो दावेदार हैं उसमें एक वैश्य समाज के ही एक व्यक्ति का नाम चल रहा है। तो खैर उसमें और भी कई नाम हैं, उसकी चर्चा भी हम लोग नहीं करते हैं। तो साहेबगंज में मुझको ऐसा लग रहा है, और एक जो चर्चा अभी जो इन्होंने की उसमें थोड़ा हमको लगता है कि इस चुनाव में उसकी संभावना हमको नज़र नहीं आती है कि जो एमएलसी हैं वो वहीं के रहने वाले हैं। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में ही उनका घर है अपना, तो नेचुरली साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में उनकी सक्रियता भी देखी गई है, इधर हाल के दिनों में सक्रियता भी बढ़ी है। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लगता है कि वो अपनी लड़की को गायघाट में एनडीए से चुनाव लड़वाएंगे और पुत्र को वीआईपी से यहाँ लड़वाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो किसी को अभी एक पर्दे के पीछे से समर्थन देके और उस सीट को ये राजू सिंह से छीन लेना चाहें, ताकि वहाँ राजपूत समाज से उनको जो है सो अगले टर्म में उनको टिकट, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मिल सके। ये सब संभावनाएं हैं। ये सब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कहीं कोई इस बात में कहीं कोई जान नहीं हो, लेकिन ऐसी चर्चा क्षेत्र में है। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं कि उनका पुत्री, इस बार उनका कंसंट्रेशन अपनी पुत्री पर है, और निश्चित रूप से पुत्री को एनडीए से कहीं ना कहीं से टिकट मिलेगा। ये तो बात हुई, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि राजनीति जो है यहाँ, ये बिल्कुल इसमें कोई भी लॉजिक, कोई भी फिलॉसफी या कोई भी ग्रामर अप्लाई नहीं होता। यहाँ कुछ भी हो सकता है, और हमने राजनीति परिवारों में देखा है कि एक ही परिवार के लोग कितने विभिन्न पार्टियों में जाकर के जो है वो चुनाव लड़ते हैं। आगे इस पर बातचीत शुरू करते हैं, और अगला जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर जिला का, इसके बारे में बातचीत है। जैसे साहेबगंज के बारे में हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरुण बाबू ठीक ही कहे हैं। जो महागठबंधन यह कोशिश करेगा कि वैश्य वोट में सेंधमारी करे और इस सीट को हम ले, यह प्रयास राजद का होगा, जिसमें भोपाल भारती और शिवनंदन शाह वैश्य समाज से दो मजबूत उम्मीदवार के रूप में वहाँ सामने हैं। तो अगर राजद कोटे में गया तो हो सकता है जब वैश्य समाज के जो दोनों नेता हैं इनमें से किन्हीं एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक वीआईपी की बात है, जो वीआईपी चाह रहा है, जी यह मेरा परंपरागत, मतलब परंपरागत इसलिए कि जो वीआईपी के उम्मीदवार के रूप में राजू कुमार सिंह राजू वहाँ से चुनाव जीते थे, तो इसलिए वीआईपी का दावा है जो यह सीट मुझे मिले। और वीआईपी किसको देगा और ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वीआईपी में अभी हाल के दिनों में जो हम आपको बताए हैं, जो एमएलसी दिनेश सिंह हैं वो अपने पुत्र के साथ लगातार क्षेत्र में देखे गए हैं, जबकि वह कभी उनके पुत्र उनके साथ क्षेत्र में
साथ कहीं भी जैसे नहीं देखे जाते थे, मतलब राजनीतिक फील्ड में। वैसे तो घर परिवार है तो अलग, वो सब अलग की बात है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में इधर हाल के दिनों में देखा गया, इसलिए आकलन किया जा रहा है कि वो भी अगर वहाँ किसी भूमिहार समाज के भी व्यक्ति को वोट मिल सकता है, ये आरजेडी टिकट दे सकती है। हाँ, एक बात निश्चित है कि वहाँ साहेबगंज में किसी यादव को आरजेडी टिकट नहीं देने जा रही है। ये एक जो अभी तक जो बात सामने में आई है उससे इतना पता चल सका है। लेकिन अगर आरजेडी के कोटे में जाएगी तो वहाँ दो प्रबल भूमिहार उम्मीदवार हैं, जैसे जिनका एक गीता देवी का नाम उन्होंने लिया है और एक जो सरैया में जिनका व्यवसाय है धीरज शुक्ला, उनका भी नाम है, वो काफ़ी सक्रिय हैं। और ये तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको खारिज कर दिया जाएगा कि नहीं भाई भूमिहार समाज से नहीं आ सकते हैं, उनके भी संभावना है। लेकिन यादव समाज से वहाँ ऐसा मुझको लगता है कि नहीं मिलेगा, इसलिए कि जो यादव समाज में जो लोग टिकट के लिए दावेदार हैं वो उनका बहुत उस क्षेत्र में प्रभाव उस ढंग का नहीं है जो रामविचार राय जी का प्रभाव था। एक आपने ठीक ही कहा है कि जो राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है, राजनीति में यह नहीं है जो हम अगर एनडीए में हैं तो हमारे परिवार से कोई महागठबंधन में नहीं जाए, यह नहीं होता है। राजनीति में एक ही परिवार से कई दलों में लोग रहते हैं और चुनाव जीतते भी आए हैं। जैसे आपको बताते हैं, मैं यही है जो दिनेश सिंह अपने जदयू से एमएलसी थे और उस समय जदयू और भाजपा अलग हो गया था और लोजपा था, मतलब भाजपा के साथ, तो उनकी पत्नी बीना देवी लोजपा से सांसद थी, तो दो गठबंधन से दोनों लोग थे ही। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है जो दो गठबंधन से जाए, या कुछ भी राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन वहाँ यह हम मान रहे हैं कि एक तरह से एनडीए का सीट मतलब वहाँ तय है, जो राजू कुमार सिंह वहाँ से उम्मीदवार होंगे और महागठबंधन में भी वहाँ कुछ पेच फंसा हुआ, एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं बड़ूराज से, जहाँ एनडीए से भाजपा के विधायक अरुण सिंह हैं, जो उनके पिताजी भी कभी वहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन वो राजद से विधायक थे। राजद में विधायक रहते हुए उनका लगाव भाजपा से हो गया था और जिसके कारण उनके मरने के बाद अरुण कुमार सिंह वहाँ से उम्मीदवार बने हैं। अब भाजपा से लगभग माना जा रहा है कि अरुण कुमार सिंह ही वहाँ से उम्मीदवार होंगे, लेकिन उसमें एक नाम जो कई सर्वे में आया, मनोज वत्स का भी नाम आया। जो मनोज वत्स जैसे आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, उनका भी नाम बीच में बड़ी ज़ोरों से उछला था, लेकिन उसमें कहाँ तक क्या है वो तो पार्टियों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कई सर्वे में भी उनका नाम आया है। और महागठबंधन की बात हम करें तो महागठबंधन से वहाँ राजद के उम्मीदवार के रूप में पिछले बार चुनाव लड़े थे नंद कुमार राय, जो शशि कुमार राय के छोटे भाई हैं। लेकिन उसी में हुआ क्या था, जो शशि कुमार राय के लड़का जो इंजीनियर राकेश कुमार है वो भी चुनाव लड़ गया, जिसके कारण मतलब नंद कुमार राय को चुनाव वहाँ से हारना पड़ा। और एक हीरालाल खेड़िया है जो बीएसपी से चुनाव लड़ गए थे, उन्होंने 22,650 वोट लाया था। तो यह एक बड़ा वोट है, मतलब वो बीएसपी से चुनाव लड़ करके कोई 22,000 वोट ले आया, यह कम नहीं है। तो खेड़िया का चल रहा है, जो उनका जनसुराज से बात चल रही है, जो खेड़िया जनसुराज से हो सकते हैं, लेकिन इसी बीच में जनसुराज से एक रंजीत झा का भी नाम आ गया। वो दोनों के बीच मतलब रस्साकसी है, जो आखिर जनसुराज किसे अपना उम्मीदवार बनाएगा। वैसे तो ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन बाबा के नाम से अविनाश तिरंगा हैं, वो भी वहाँ से दावेदार हैं जनसुराज से। वो कभी शहर से भी बात करते हैं जो है, लेकिन शहर का तो सीट फाइनल जनसुराज ने कर लिया, तो वहाँ से वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, वो अलग की बात है। लेकिन जो वहाँ हम बात करें महागठबंधन के, तो वह सीट इस बार कांग्रेस के कोटे में भी जा सकता है। पारू की जगह पर यह सीट कांग्रेस के कोटे में भी जाने की बात बताई जा रही है, जिसमें कृपा शंकर शाही जो कांटी के प्रमुख हैं, वे वहाँ से प्रबल दावेदार हैं और वो भी लगे हुए हैं कि किसी तरह यह सीट मुझे मिले। लेकिन अब तक महागठबंधन ने वह शेयरिंग में सीट फाइनल नहीं किया है, इसलिए वो हम पेच फंसा हुआ बड़ूराज का। तो अभी भी ये जो हम बड़ूराज सीट की बात करें तो ये अब महागठबंधन और जनसुराज में भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। और जहाँ तक अगर हम एनडीए की भी बात करें तो हमने पहले जो चर्चा की है एनडीए के बारे में, तो उसमें हमने ये बात
को ध्यान दिया है, आपके ही माध्यम से ये बातें आई थी कि अब एनडीए जो है वो अपना संघ बैकग्राउंड को प्रमोट करने की कोशिश करती है। ऐसे में क्या लगता है कि एनडीए के भी कैंडिडेट में बदलाव हो सकता है? ये देखिए, जनरली जो सिटिंग होता है उसको जनरली जब तक कि उसके खिलाफ एकदम जनमानस नहीं हो गया हो या उस पर कोई आरोप नहीं आ गया हो, तब तक जनरली उसको बदला नहीं जाता है। और फिर एनडीए के सामने ऑप्शन लिमिटेड है, इसलिए कि वो किसी यादव को टिकट दे नहीं सकती है। वहाँ से ऑलरेडी महागठबंधन से यादव लड़ते आए हैं और चुनाव जीतते भी रहे हैं, तो इसलिए मुझको नहीं लगता है कि वहाँ पर एनडीए अपना कैंडिडेट बदलेगी। और जहाँ तक मनोज वत्स का सवाल है, नेचुरली भाजपा के वो भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा के वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, कई विधानसभाओं के इंचार्ज भी रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो निकले हुए हैं, तो नेचुरली उनकी संघ की पृष्ठभूमि भी होगी, तो उनको उनका है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि किसी सिटिंग को हटाने से एक रिएक्शन भी होता है। लेकिन एक बात इसमें और भी फिर हो जाती है कि ये तीनों क्षेत्र जो है एक साथ हैं, पारू, साहेबगंज और बरूराज, और तीनों में एनडीए के कैंडिडेट राजपूत समाज से ही हैं। तो अब उस कंसिडरेशन पर कहीं अदला बदली में कुछ इस तरह की बात हो जा सकती है, तो एक अलग की बात है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभी बताना चाहता हूँ कि वहाँ जन सुराज अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को टिकट देने जा रही है, और वो जो जिनका नाम अभी लिया उन्होंने खैरिया का, ज़्यादा उम्मीद है कि उनको ही वो टिकट मिलेगी, क्योंकि जन सुराज ने जो एक तय किया है उसमें सवर्णों को बहुत कम टिकट उसको देना है। तो अति पिछड़ा समाज जो है उसका 37-38% उसको टिकट देना है। तो नेचुरली जो है सो मैं देख रहा हूँ कि बरूराज में, और शायद बरूराज में जो वो जिनकी चर्चा अभी कर रहे थे खैरिया की, वो बातचीत करके ही जनसुराज वो ज्वाइन किए हैं, क्योंकि पहले वो जेडीयू में थे, तो वहाँ से ज्वाइन किए हैं। तो निश्चित रूप से उनको लगा होगा कि साहब जेडीयू में हमारी संभावना नहीं है, चूँकि वो भाजपा की सीट है, तो इसलिए वो चले गए होंगे। और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, तो निश्चित रूप से उसी परिवार में ही वो सीट रहेगा। अब वो अलग की बात है कि परिवार जो है शशि कुमार राय का परिवार है, अब वो है नहीं, तो नेचुरली उनके लड़के भी उम्मीदवार हैं, उनके चाचा जी जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं। तो उस स्थिति में अब हो सकता है कि लालू यादव जी का हस्तक्षेप होगा, तो कोई एक आदमी या कुछ बात अगर उन लोगों के बीच में तय होगी तो। लेकिन वहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि आरजेडी किसी यादव समाज के व्यक्ति को ही टिकट देगी। तो क्या लगता है कि महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई में कहीं जनसुराज बाजी मार सकता है? देखिए, ऐसा अभी कहीं दिख नहीं रहा है। तो दोनों के खेल को बिगाड़ सकता है। कभी कहीं यहाँ इसका खेल बिगाड़ेगा, कहीं वहाँ उसका खेल बिगाड़ेगा। वो दोनों के खेल को कहाँ बिगाड़ देगा जनसुराज, या कहना मुश्किल है। और ये दोनों को बिगाड़ेगा, किसी एक का खेल नहीं बिगाड़ेगा। जैसे आपको अब हम आ जाए मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर बहुत चर्चित और हॉट सीट माना जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर में भाजपा के दिग्गज नेता और पुराने नेता जो क्या कहें आरएसएस से जुड़े हुए हैं, मतलब जो जनसंघ काल से ही उनका लगाव रहा है, उनकी माताजी भी जनसंघ से चुनाव लड़ी थी, तो सुरेश कुमार शर्मा। तो सुरेश कुमार शर्मा वहाँ से प्रबल दावेदार हैं। लेकिन इस बीच भाजपा से और भी कई प्रबल और सशक्त दावेदार हैं, जो उसमें राजेश वर्मा का नाम अभी बड़ी तेज़ी से उभरा है, जो राजेश वर्मा को भी यह सीट जा सकता है। फिर रंजन कुमार जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, वो भी जैसे 2 बार लगातार जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी नाम है, वो भी एक तरह से आश्वस्त हैं जो यह सीट मुझे ही मिलेगा। इसके बाद विवेक कुमार यहाँ के पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं और वर्तमान में जिला अध्यक्ष जैसे मुजफ्फरपुर पूर्वी से हैं भाजपा के, तो उनको भी यह है जो यह सीट मुझे मिल सकता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ। इस स्थिति में पार्टी को भी निर्णय लेने में बड़ा मुश्किल लग रहा है। पार्टी यह सोच रही है, गठबंधन का यह सोचना है कि अगर इनको टिकट दे रहे हैं तो कहीं यह न विरोध करे, इनको टिकट दे रहे हैं तो कहीं यह न विरोध करे। इस असमंजस में अभी यह सीट फाइनल नहीं हुआ है।
लेकिन इसमें जो तेज़ी से नाम उभरता आ रहा है उसमें आपको बता दीजिए सुरेश शर्मा अभी नंबर 1 पर चल रहे हैं। अगर उम्र के मामले में वो छंटते हैं, जैसे उम्र में पार्टी का है जी इस उम्र के लोगों को टिकट नहीं दिया जाए, उस स्थिति में अगर उनको छांटा जा सकता है तो उस स्थिति में रंजन कुमार है। एक तेज़ी से नाम आ गया है वरुण कुमार सिन्हा, जो वरुण कुमार सिन्हा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वो भी कहीं न कहीं से पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं जो इस लड़ाई में उन्हें ही यह सीट मतलब उनको दिया जा सकता है, उनको उम्मीदवार बनाया जाता है। इस बीच रविंद्र प्रसाद सिंह जो पुराने भाजपाई हैं, भाजपा के विभिन्न पदों पर मतलब जिला से लेकर के प्रदेश में रहे हैं, उनको भी यह उम्मीद है कि हमको जैसे यह सीट मतलब मिला जा सकता है। इस बीच में एक नया समीकरण यह आया है, जो अजय निषाद जो यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, उनके पिताजी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, जोरदार तरीके से अब बात आ रही है कि वे फिर से भाजपा में शामिल होंगे और चाह रहे हैं कि कुढ़नी से उनकी पत्नी उम्मीदवार बने, जिसमें कुछ दम लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में यह चर्चा यह है कि केदार प्रसाद जो गुप्ता हैं वहाँ के विधायक और मंत्री जो हैं वह शिफ्ट कर जाएंगे मुजफ्फरपुर, उनको दिया जा सकता है, मतलब उनको टिकट दिया जा सकता है और वैश्य समाज से हो जाएंगे और मतलब एक वैश्य वहाँ खाली होकर के सहनी समाज को कोटा पूरा करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ चले गए हैं। इस स्थिति में पार्टियाँ कुछ भी करने को मतलब तैयार है, चाहे उसको नफ़ा नुकसान जो हो तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन अपना गणित बिठाने के लिए मतलब यह कयास लगाया जा रहा है। कयास नहीं लगाया जा रहा, अंदरूनी यह चर्चा तेज़ी से उभर कर सामने आया है कि केदार गुप्ता मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार होंगे और इसके बदले में जो भूमिहारों का एक सीट मतलब उसे कांटी दे दिया जाएगा और कांटी अजीत कुमार या भाजपा से उम्मीदवार हो या जदयू से उम्मीदवार हो, लेकिन कांटी अजीत कुमार उम्मीदवार होंगे। अब आ जाते हैं महागठबंधन में, तो महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस कोटे में है और कांग्रेस कोटे में विजेंद्र चौधरी एक सशक्त और मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। उस स्थिति में और जैसे मान लीजिए डॉक्टर गौरव वर्मा है, एक मयंक कुमार मुन्ना है, ये लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ से हम लोग चुनाव लड़े, तो वो अगर चुनाव वहाँ से लड़ने की स्थिति में तैयारी वो भी कर रहे हैं, उन लोगों को भी दावा है, उन लोगों को भी विश्वास है यह सीट मुझे मिल सकता है। लेकिन जो विजेंद्र चौधरी है उससे वो क्या कर सकते हैं कि वैश्य वोट में सेंधमारी कर, वैश्य जाति से होने के कारण वैश्य वोट में सेंधमारी कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है जो कांग्रेस यह जोखिम नहीं लेगा और विजेंद्र चौधरी को ही सहर्ष उम्मीदवार बनाएगा। और जहाँ तक जन स्वराज की बात है तो जन स्वराज डॉक्टर ए.के. दास को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जो यहाँ का चुनाव चौंकाने वाला होगा। मतलब ए.के. दास के यहाँ से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद स्थिति कुछ अलग हो जाएगी। जीत हार किसके ऊपर जाएगा यह कहना मुश्किल है। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ कि जनसुराज जीते, भाजपा जीते, महागठबंधन से मतलब कांग्रेस जीते, यह कहना बड़ा मुश्किल है, वो बात की बात है। लेकिन टिकट के मामले में जो जनसुराज ने तय कर दिया है तो एक तरह से दोनों को सकते में डाल दिया है और यहाँ एक महागठबंधन से निश्चित रूप से हमको लगता है कि विजेंद्र चौधरी उम्मीदवार होंगे और भाजपा का भी पेंच यहाँ फंसा हुआ है। और नहीं तो एक जो हम बताए हैं कि जो चर्चा तेज़ी से है कि केदार गुप्ता यहाँ से हो सकते हैं और वहाँ से अजीत कुमार को भूमिहार कोटे में वैसे आते हैं, वैसे भी अजीत कुमार को वहाँ से उम्मीदवार बनाना ही है। तो इस स्थिति में यह पेंच थोड़ा भाजपा के लिए फंसा हुआ है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। हॉट सीट है मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र हमारा और इसमें जो प्रबल दावेदारी है, हर एक पार्टी अपने बेस्ट कैंडिडेट्स को उतारने का प्रयास करती है। और जहाँ तक बात अगर एज की हम बात करें तो प्रधानमंत्री के बाद से ही ये बात मतलब उनके एज को लेके भी जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तो उसके बाद से एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्पष्ट कर दिया गया कि अब एज इज़ नो मोर अ बार। तो अब क्या लगता है कि भाजपा यहाँ पे कोई रिस्क लेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रबल दावेदार होंगे यहाँ? देखिए, एज की बात तो मोहन भागवत जी ने भी कहा है, लेकिन जब किसी को हटाना हो तो आप कोई शर्त लगा दे सकते हैं। देखिए, अभी स्थिति यही है कि 2 स्थिति बहुत शुरू से मैं कह रहा हूँ कि 2 स्थिति बहुत स्पष्ट है कि कभी भी कोई नगर क्षेत्र भाजपा नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है नगर का सीट। इसलिए वो कहीं भी मुजफ्फरपुर सीट भाजपा से इतर जाएगा एनडीए में, इसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। अब देखिए, ये एक मैसेज देने का काम होता है। नगर जो मुजफ्फरपुर नगर का सीट है
उससे मैसेज जाता है, कई कंस्टिट्यूएंसीज में मैसेज जाता है, क्योंकि एक शहर का सीट जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। तो उस हिसाब से मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये सीट निश्चित रूप से भूमिहार समाज को मिलेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पर दिग्गज, जैसा उन्होंने चर्चा भी की, कि यहाँ पर भाजपा के और जनसंघ काल से उनका जो परिवार है, उनका जो ट्रेडिशन है सुरेश कुमार शर्मा जी का, वो उस समाज से आते हैं और एक तरह से भाजपा के पर्याय हैं वहाँ पर। मुजफ्फरपुर ही नहीं, नॉर्थ बिहार में वो पर्याय हैं। बाकी सब लोग जो हैं सो उनके चेले चपाटी लोग हैं, मुजफ्फरपुर में भी, और अगर हम बात करें पूरे बिहार की भी बात करें तो ये करेंगे। लेकिन और जो सर्वेज गए हैं वो सारे सर्वे में फर्स्ट पोजीशन बराबर शर्मा जी, सुरेश शर्मा बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है ना कि जातीय तुष्टीकरण के लिए भी हो सकता है कुछ एक्सचेंज। अब मैं उस पर आ रहा हूँ। अब जहाँ तक जन सुराज ने जब डॉक्टर AK दास जो कैस्ट समाज से आते हैं उनका नाम जब घोषित कर दिया है, तो अब कोई भी दूसरा दल, या तो महागठबंधन हो या NDA हो, वो कभी भी अब कैस्ट समाज से अपना कैंडिडेट नहीं देने जा सकता है। ऐसा नहीं देखा गया है कि वो जो है सो फिर उसको दे देगा। तो इसलिए कैस्ट समाज में जो नाम अभी ले रहे थे वो उनका मामला अब नहीं है। अब मामला यहाँ पर बच गया हुआ है कि या तो वैश्य समाज का या फिर भूमिहार समाज का, इसी के बीच में रहेगा। देखिए, मुझको ऐसा नहीं लगता है कि केदार गुप्ता जी से हमारी कई बार बातचीत हुई है, और केदार गुप्ता जी का कहना है कि मैंने अपने क्षेत्र की बहुत ज़बरदस्त ढंग से सेवा की है। अब ठीक है कि कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, जातीय समीकरण के अनुसार भी कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, वो एक अलग जीत है, लेकिन उन्होंने, कोई भी व्यक्ति अपने कंस्टिट्यूएंसी को छोड़ता नहीं है। और केदार गुप्ता जी वहाँ लोकप्रिय हैं, वहाँ छोटे से बड़े कार्यक्रम में वो सब लोगों से जाते रहे हैं, मिलते रहे हैं, जुलते रहे हैं, अपना उनका रहा हुआ है। तो इसलिए उनके लिए मुजफ्फरपुर शहर का जो क्षेत्र होगा वो बिल्कुल एक तरह से कहा जाएगा कि आप मतलब कि थोप दिए जाने वाला उनका पोजीशन रहेगा। लेकिन जो आप ही कहते हैं कभी कभी कि सीट की जो सेटिंग गेटिंग वाली बात होती है, क्या उसमें फिर ये एप्लीकेबल लग रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो इनकी जो बात अभी चली है, हम लोगों ने भी सुना है अभी कि भारतीय जनता पार्टी में अजय निषाद जी फिर से मिलने जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और अपनी पत्नी के लिए वो टिकट चाहते हैं। तो उनकी पत्नी के लिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सहनी बहुल हैं, तो वो वहाँ भी उनको टिकट दिया जा सकता है। इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ पर देखिए एक मैसेज भेजना है। चूँकि भूमिहार जो है वो NDA और ख़ास करके भाजपा का कोर वोटर है, वो बिल्कुल 90% वोटर जो है वो किसी को देखता उगता नहीं है, वो भाजपा को वोट करता है, और NDA को उसके कारण, भाजपा के कारण NDA को वोट करता है, यानी एक तरह से वो मोदी को वोट करता है। तो वहाँ पर एक मैसेजिंग हो जाएगी कि अगर एक सीट आप, मुजफ्फरपुर का सीट अगर भूमिहार को यहाँ आप दे देते हैं तो कहीं नहीं देते हैं, तभी भी उसका मैसेज है कि अरे भाई मुजफ्फरपुर से तो भूमिहार को मिल गया। वो थोड़ा सा अपने को बोस्ट, अपने को जो है सो ये फील करेगा। इसलिए मेरा अपना अनुमान है कि निश्चित रूप से NDA यहाँ किसी भूमिहार को ही टिकट देगी, और उसमें अगर कोई कारण, अंत में कोई कारण नहीं अगर बन गया, तो सुरेश कुमार शर्मा को ही टिकट मिलेगा। और उनको अगर टिकट नहीं मिलेगा तो बाकी जो लोग हैं उसमें पैरेलल है, एक बराबरी में सब लोग हैं जिनकी चर्चा अभी उन्होंने की है। रविंद्र बाबू हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा हैं, उसके बाद से ममता रानी जी हैं, उसके बाद और भी इस तरह के कई लोग, भारतीय ये वरुण सिन्हा जी की जो चर्चा हुई है उनकी चर्चा हुई है। अगर वैश्य समाज में आइएगा तो खुद विवेक कुमार जी हैं, जिनका काफ़ी जो है सो यहाँ शहर में जो है सो उनकी प्रतिष्ठा है। तो इस तरह से अगर उसमें आप जाइएगा तो फिर अनेकों कैंडिडेट होंगे जो एकदम एट पार हैं, एकदम बराबरी में हैं। तो उस बराबरी में कहना कि इसी को मिल जाएगा और उसी को मिल जाएगा, अगर सुरेश शर्मा मैदान से हटेंगे तो एक NDA के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि वो किसको कैंडिडेट बनाती है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीट है, हमारा मुजफ्फरपुर का जो सीट हो जाता है वो। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि वो सेटिंग गेटिंग के मामले में इस बार भाजपा रिस्क ले सकती है या फिर नहीं? वो अपना देखिए, सेटिंग गेटिंग में तो भाजपा का सीट तो हम कह रहे हैं, अगर केदार गुप्ता भी आते हैं तो भाजपा का सीट है। लेकिन ठीक ही अब प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बताए हैं, जो यह सीट मतलब NDA यह जोखिम नहीं उठाना चाहेगा कि हम भूमिहार
उसका इस सीट काट करके और दूसरे को दे। लेकिन जो सहनी को लाने की बात है, जो सहनी समाज को जोड़ने की बात है, उस स्थिति में ये चर्चाएँ बहुत तेज़ी में हैं। लेकिन उन्होंने ठीक ही कहा कि सहनी बहुल कई सीट है जहाँ पर उन्हें दिया जा सकता है, तो उसमें एक सीट औड़ाई भी बन रहा है, तो वहाँ भी उनको शिफ्ट किया जा सकता है। औड़ाई में थोड़ा घिसतान ज़्यादा है, इस स्थिति में मतलब रामा निषाद को औड़ाई भी दिया जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ अभी आकलन के ऊपर है, चर्चा के ऊपर है, अभी फाइनल यह नहीं है। जय निषाद आ ही गए और उनको सीट मिल ही गया। वर्तमान में जो उन्होंने कहा है कि ठीक है, सुरेश शर्मा है, चाहे और भी रंजन कुमार है, विवेक कुमार है, ममता रानी, डॉक्टर ममता रानी है, वरुण कुमार सिंह है, और रविंद्र प्रसाद सिंह है, अशोक शर्मा है, सब है। लेकिन उसमें एक दो लोग अगर भूमियार में भी मिलता है तो एक दो लोग ही के बीच ही मामला फंसेगा। और जिसके बाद पार्टी, हमको लगता है 12 तारीख के शाम तक यह लगभग तय कर लिया जाएगा जो यहाँ से उम्मीदवार कौन हो। लेकिन यह सीट रहेगा भाजपा कोटे में ही। अब हम लोग आ जाते हैं औड़ाई। जो औड़ाई भी पूरे बिहार में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, हॉट सीट बना हुआ है। जो औड़ाई के जो वर्तमान विधायक हैं रामसूरत राय जी, उनका कहीं न कहीं से सोशल मीडिया पर इस सब विरोध हो रहा है। तो वैसे तो विरोध जो भी लगातार जीतते हैं उनका विरोध होता रहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो औड़ाई सीट है उसमें मतलब पहले से ही पार्टी के इशारे पर ही, मतलब बिना पार्टी के इशारे से कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाए और पार्टी उस पर अंकुश नहीं लगाए, संभव नहीं है। तो भारत रत्न यादव जो युवा मोर्चा के निवर्तमान अध्यक्ष हैं, वो भी मतलब वहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। उनमें ये देखा जा रहा है जो बुजुर्गों को पैर छू के प्रणाम करना, एक जो चुनाव का शैली है वो अपना करके दिन रात क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो औड़ाई भी पेचीदा मामला फंसा हुआ है, मतलब एनडीए को लेकर के, मतलब भाजपा को लेकर के। वैसे वह सीट सिटिंग सीट में भाजपा की सीट है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अब तक कोई तय फाइनल नहीं हुआ है। जो उम्मीदवार रामसूरत राय का टिकट कट ही जाए और रामसूरत राय उम्मीदवार हो ही जाए, यह भी अभी तय वहाँ नहीं माना जा रहा है। लेकिन जो वहाँ तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन ने भी अभी तय नहीं किया जो सीट शेयरिंग में किसको जाए, मतलब कांग्रेस के पास रहे या फिर माले के पास जाए, वामपंथी दल के पास जाए, या राजद को रहे। या औड़ाई का मामला पेच फंसा हुआ है, एनडीए और महागठबंधन दोनों में फंसा हुआ है। जी, तो और इसमें जनस्वराज का कोई प्रतिनिधि नहीं है वहाँ से? जनस्वराज से वहाँ कई उम्मीदवार है, इसलिए जनस्वराज के कई उम्मीदवार है, फिर नए जुड़े हैं, इसलिए वहाँ कहना मुश्किल है जो जनस्वराज से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये जो औड़ाई है सचमुच में ये बहुत ज़्यादा विवादों में रहा। पता नहीं वहाँ की जो ज़मीनी स्थिति है वो कितनी ज़्यादा राजनीतिक रूप से सही या गलत है, लेकिन सोशल मीडिया में सचमुच में वो एक विवादित सीट बन गई है। क्या लगता है कि वहाँ पर से कोई समीकरण स्विच हो सकता है? देखिए, मुजफ्फरपुर का वो पिछड़ा इलाका है, बराबर वहाँ बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और निश्चित रूप से विकास का काम कम हुआ है वहाँ पर। हालांकि रोड्स वगैरह अच्छे बने हैं, लेकिन विकास का काम हुआ है। और ये भी बात फैक्ट है कि वर्तमान विधायक जो हैं उनके खिलाफ थोड़ा सा ये है, रिजेंटमेंट है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि वहाँ देखिए, इस पूरे 11 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें एनडीए के यादव कैंडिडेट वो अकेले हैं और वो चुनाव जीते हुए हैं। तो एकदम से यादव को बिल्कुल भारत रत्न यादव तो एक अल्टरनेट, वही मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए रिप्लेसमेंट अगर वहाँ होगा तो किसी यादव से ही एनडीए करना चाहेगा। तो वो भारत रत्न यादव की जो चर्चा उन्होंने की है, यंग हैं, युवा हैं, और उनकी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हिंद केसरी यादव के वो ये परिवार से आते हैं, एकदम निकटतम ये हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, तो आते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको युवा के होने के नाते उनको भी, हालांकि रामसूरत राय जी भी युवा ही हैं, लेकिन जो हाँ वो है तो उनको दे सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ यही। ऐसे अब एक बैग कुछ बदल जाए और अजय निषाद जी के पत्नी को वहाँ मिल जाए उनके भाजपा ज्वाइन करने की स्थिति में, तो उस पर तो अभी हम लोगों ने विचार किया नहीं है कि क्या होगा। लेकिन देखिए, वहाँ पिछले बार महागठबंधन से सीपीएम को वो सीट मिल गया, माले को सीट मिल गया था, और माले ने एक मुसलमान को चुनाव में खड़ा किया था।
लेकिन उनको यादवों ने वहाँ वोट नहीं किया, यानी जो महागठबंधन का वोट बैंक है उसमें यादवों ने वोट नहीं किया। यादव जो है सो कम्प्लीटली वहाँ राम सूरत जी के साथ रहे वहाँ। तो इस बात के चलते मुसलमानों के मन में ये ज़रूर है कि भाई ये लोग जो है सो जब अपना कैंडिडेट होता है तो ये वोट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस बार माले, हमको ऐसा लग रहा है कि माले चाहता तो है लेकिन माले बहुत ज़्यादा जोर उस सीट पर नहीं लगा रहा है। और देख शिकायत भी है जितने भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं कि हमको जो है वो छटी हुई सीटें मिल जाती हैं, तो शायद इस बार वो लोग वहाँ पे दावेदारी नहीं है वो। तो अर्जुन राय जो हैं, जो यादव समाज से ही आते हैं और एक कभी वो जदयू में रह चुके हैं, तो वो और अब आरजेडी में रह के उन्होंने एमपी वगैरह का भी ये किया है, चुनाव लड़ा है। तो वो जो है सो एकदम से उनका दावा है या उनके लोगों का दावा है कि आरजेडी उसको रखेगी अपने पास उस सीट को और उनको अर्जुन राय को टिकट मिलेगा। तो अब देखना होगा कि अगर अर्जुन राय को टिकट मिल जाता है तो ये दो यादवों की लड़ाई वहाँ पर हो जाएगी। तो दो यादवों की लड़ाई हो जाएगी तो एक बड़ी पिकुलियर सिचुएशन वहाँ पर बनेगा औराई में, और उसमें हमको ऐसा लगता है कि फिर एक बार जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का कैंडिडेट होगा उसका पलड़ा वहाँ भारी हो जाएगा। और जहाँ तक हम देखें तो बीजेपी अब जो है वो एक बीजेपी क्या पूरे एनडीए जो है वो न्यू सेट ऑफ जो पॉलिटिशियंस है वो तैयार करिए, तो मे बी वहाँ पे भारत रत्न यादव का जो है वो चांसेस प्रबल हो सकता है, क्या कहें? देखिए, जो औराई का जहाँ तक सवाल है तो भाजपा को हम एनडीए में बता ही दिए, एनडीए में अभी पेच फंसा हुआ है। एनडीए में भारत रत्न यादव को भी वहाँ से भेज करके तैयारी करवाया जा रहा है, उन्हें भी फील्ड में लगाया गया है। राम सूरत राय जो हैं वर्तमान विधायक हैं, वो लगातार क्षेत्र में फिर लगे हुए हैं, वो भी आश्वस्त हैं कि जो मेरा टिकट कटने वाला नहीं है। तो वो तो एनडीए के ऊपर है जो क्या कर सकता है, मतलब भाजपा के ऊपर है। लेकिन प्रोफेसर साहब बताए हैं जो वहाँ महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन में अभी कांग्रेस चाह रही है जो मुझे यह सीट मिले, माले चाह रहा है जो फिर से हमको जो है सीट मिल जाए, और राजद का है जो मतलब माले को पिछले बार उपयोग करके देखे हैं वह सीट नहीं निकाल सका, इसलिए राजद में भी वहाँ से तैयारी में है जो ये सीट हम जीते। अब राजद में वहाँ कई चीज़ें उम्मीदवार, एक तो अर्जुन राय बहुत मजबूत उम्मीदवार, यादव जाति से बहुत मजबूत उम्मीदवार के रूप में हैं। दूसरा वहाँ एक और मामला चल रहा है जो वहाँ भूमिहार समाज के भी लोग लगे हुए हैं, जो अगर राजद भूमिहार कोटे को अगर भूमिहार समाज को कुछ सीट अगर देता है तो औराई में लगे हुए हैं जो पूर्व मंत्री थे नवल किशोर शाही, उनके पुत्र हैं एंटोनी शाही, वो लगे हुए हैं जो मुझे यह सीट मिले, तो वो भी प्रयासरत हैं। इसलिए अभी मतलब औराई का सीट मतलब फंसा हुआ है जो मेरे नज़र में। अगला विधानसभा क्षेत्र हम कौन सा कवर करने जा रहे हैं? बोचहा में देख गायघाट। अब हम गायघाट पर आते हैं। गायघाट भी एक हॉट सीट में है, और गायघाट हॉट सीट में है कि हाल ही में गायघाट में जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें बड़ा झड़प, आर पार की लड़ाई, कुर्सी तोड़ना, एक दूसरे के साथ गाली गलौज, मतलब कोई भी चीज़ बचा हुआ नहीं रहा, एकदम से वहाँ रणस्थल बन गया था। तो उस स्थिति में एक तरफ महेश्वर प्रसाद यादव जो दिग्गज समाजवादी नेता माने जाते रहे हैं, उनका पुत्र प्रभात किरण है जो जदयू से वो भी दावेदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो दिनेश प्रसाद सिंह जो एमएलसी हैं और बीना देवी सांसद हैं लोजपा से वैशाली से, उनकी पुत्री कोमल सिंह है, वो भी लगातार दिन रात क्षेत्र में काफ़ी समय से लगी हुई है। उनको भी उम्मीद है कि एनडीए मतलब चाहे सीट जदयू में जाए, लोजपा में जाए, चाहे जिसके कोटा में जाए, उसके उम्मीदवार मतलब कोमल ही होंगी। उस स्थिति में वहाँ बहुत ही पेच फंसा हुआ है, और इधर प्रभात किरण भी आश्वस्त हैं कि यह सीट मुझे ही मिलेगा। और गायघाट का लड़ाई इस पर बहुत ही रोचक होने जा रहा है, चाहे उम्मीदवार कोमल सिंह हो, प्रभात किरण हो या जो भी हो। इस बार एनडीए के लिए मतलब वह सीट आसान नहीं है, जो एनडीए आपस में उलझने का परिणाम उसको भुगतना पड़ सकता है जो एनडीए की स्थिति है उसमें। अब हम लोग आ जाते हैं महागठबंधन में। तो महागठबंधन में वहाँ मामला यह है, जो महागठबंधन से निरंजन राय जो वर्तमान विधायक है, लगभग माना जाता है कि उन्हीं को यह टिकट तय है, उनका टिकट कटने की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन एक और उम्मीदवार उसमें आ रहे हैं, शेखर सुमन, जो वो भी यादव जाति से आ रहे हैं, और वो
एक जगह चिकित्सा प्रभारी रहने के बाद भी इस्तीफा दे करके और चुनाव लड़ने की तैयारी में आए हैं, तो किस आधार पर आए हैं या तो बड़ा पेचीदा मामला है। लेकिन निरंजन राय के विरोध में भी बहुत कोई ऐसा मुहिम नहीं दिख रहा, और निरंजन राय भी वहाँ चुनाव जीते हैं, सोबर मिजाज के हैं, हर जाति में उनका भी पकड़ है, इसलिए निरंजन राय का टिकट वहाँ फाइनल माना जा रहा है महागठबंधन से और राजद से। अब आ जाए वहाँ जनसुराज से एक श्रवण कुमार सिंह है, जो श्रवण कुमार सिंह राजपूत जाति से आते हैं। पहले भी उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, उनका जाति में, उनकी अपनी जातियों में भी अच्छी पकड़ है और अन्य जातियों में भी पकड़ है, तो इसलिए वो भी वहाँ से चुनाव जनसुराज से वो हो सकते हैं। और एक सीताराम शाह है, जो अपने आप को बहुत दिन पहले से ही घोषित कर दिए हैं भावी विधायक, जनसुराज से हैं, तो वो भी वहाँ से उम्मीदवार है। लेकिन वहाँ एक और पेंच यह फंस रहा है कि जो अशोक सिंह अभी जदयू से उम्मीदवार हैं, मतलब जो संभावित में है, जो वो भी लगातार प्रयासरत हैं, ये अशोक सिंह मतलब जदयू से चुनाव लड़ सकते हैं, अगर उन्हें भी टिकट दिया तो वो भी प्रयास कर रहे हैं। यदि अशोक सिंह को टिकट नहीं दिया गया तो अशोक सिंह, जो संभावना व्यक्त की जा रही है, अशोक सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। और अशोक सिंह पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ करके करीब 8,000 वोट लाए थे, जिसके कारण वहाँ से बीना देवी को चुनाव हारना पड़ा था। तो अगर अशोक सिंह इस बार भी वहाँ से चुनाव लड़ जाते हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया, अगर टिकट मिल जाए अशोक सिंह को, तो वो भी मजबूत उम्मीदवार वहाँ हो सकते हैं, वो भी सीट वहाँ से निकाल सकते हैं। स्थिति ऐसी है, एनडीए की सीट निकाल सकते हैं कि आखिर मतलब यहाँ देखा जा रहा है जो महेश्वर प्रसाद यादव, प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच आर पार की लड़ाई है, और दोनों एक ही गठबंधन में होने के बाद भी आपस में उलझ रहे हैं, जो टिकट हमें मिले तो हमें मिले, तो टिकट पार्टी या चाहे जिसे भी दे, लेकिन तो गठबंधन के लोग हैं वो आपस में ही उलझ रहे हैं, तो गठबंधन को यह नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन महागठबंधन से लगभग निरंजन राय को वहाँ तय माना जा रहा है। अभी वहाँ एनडीए में पेंच फंसा हुआ है, एनडीए मतलब आखिर यह सीट लोजपा को जाएगा या फिर जैसे जदयू जाएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 2 लोकसभा सीट है, वैशाली और मुजफ्फरपुर, जिसमें वैशाली से लोजपा का सांसद है। आखिर लोजपा 1-2 सीट पर भी तो दावा कर सकती है, लोजपा को कुछ तो मिल सकता है। इसलिए अभी सीट शेयरिंग जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक एनडीए का बड़ा पेंच फंसा हुआ। ये तो बड़ा गाय-घाट तो विवादों में है अभी, जब से चुनाव का दौर शुरू हुआ है तब से। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि एनडीए के अंदर ही इतनी ज़्यादा रसाकशी चल रही है, तो कहीं इसका फ़ायदा जो है वो महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, निश्चित रूप से ये जो वहाँ स्थिति है बनी हुई है, उसमें जो महेश्वर यादव जी जो हैं वो बहुत ही पुराने ये हैं, समाजवादी नेता हैं, और यादव होने के बावजूद भी वो लालू यादव से लोहा लेते रहे हैं, और मुजफ्फरपुर में एक तरह से लालू यादव के विरोध की राजनीति के धुरी हैं। वो नीतीश कुमार से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और पिछले वर्ष भी उनको टिकट मिलते मिलते रह गया था, वो उनको ये नहीं उनको टिकट मिल पाया था। तो इसलिए उनके जो लड़के हैं प्रभात किरण जी, इस बार वो दावेदार हैं, और ज़्यादा उम्मीद मुझको ऐसा लगता है कि चूँकि दिनेश बाबू स्वयं अपने एमएलसी हैं और उनकी पत्नी जो हैं वो सांसद हैं, इसलिए उनके दूसरे पद पर उनकी लड़की को समायोजित करने की बात की जा सकती है, और वहाँ पर प्रभात किरण जी को भी जदयू टिकट दे सकती है। लेकिन फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि जदयू के टिकट में पेंच यही फंस रहा है कि तब दोनों यादव कैंडिडेट हो जाएंगे, और दोनों यादव कैंडिडेट होने के बाद और दोनों यादव कैंडिडेट हो जाएंगे। नहीं, संघ बैकग्राउंड का कोई नहीं होगा वहाँ तो वो जो महेश्वर यादव अगर होते हैं तो मैंने प्रभात किरण होते हैं तो वो भी यादव समाज से हैं, जिनका समाजवादी उनके पिताजी का बैकग्राउंड है, और निरंजन राय जी जो हैं वो तो राजद के वहाँ से ये हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि ये कॉम्बिनेशन नहीं थोड़ा बैठ रहा है कि दोनों गठबंधन यादव समाज को दे दे, तो ये नहीं बैठ रहा है। देखिए, एक बात और है कि जो गाय घाट का जो परिसीमन हुआ उसमें पहले से भूमिहार समाज के लोग ज़्यादा जुड़ गए हैं। बहुत सारा गांव जो है, खास करके बंदरा ब्लॉक के जो गांव सब हैं वो सब जो है सो गाय घाट में चले गए हुए हैं, और वो भूमिहार बहुल हैं। तो और भूमिहार लोग के बारे में जानते हैं आप कि वो अपना वोट तो जो देते हैं सो देते ही हैं, वो दूसरे को भी प्रभावित करके वो वोट माने एक माहौल बनाने का काम वो लोग करते हैं। तो
अब देखना होगा कि ये भूमिहार समाज वहाँ का गायघाट का क्या डिसाइड करता है। अगर वो डिसाइड कर लेगा कि हम अगर सपोज कीजिए दिनेश सिंह की लड़की कोमल सिंह को अगर टिकट मिलता है और भूमिहार समाज डिसाइड कर लिया कि नहीं एनडीए के नाम पर हम कोमल सिंह को वोट करेंगे, तो कोमल सिंह का पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अदरवाइज रिएक्शन जो है अभी जो चर्चा चल रही है, अगर अदरवाइज रिएक्शन में, चूँकि कुछ वहाँ के भूमिहार लोगों को, अब देखिए वो सब बात जो है सो वो लोग ऊपर से कुछ बोलते हैं, अंदर में कुछ होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम लोग जो है सो यादव को भी वोट कर सकते हैं, ऐसा उन लोगों ने कहा। तो हालांकि हमको थोड़ा सा बात अटपटा लगा, लेकिन ये है। तो निश्चित रूप से ये मामला बन रहा है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहाँ ये भूमिहार समाज के वोट में अगर कोई तफरका आता है तो उससे रिजल्ट कुछ अलग हो सकता है। ऐसे जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है कि निरंजन राय के खिलाफ कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग रुष्ट उनसे नहीं हैं। तो इसलिए हमको उम्मीद है कि सेटिंग गेटिंग के आधार पर उनको वहाँ से महागठबंधन से टिकट मिलनी ही चाहिए। अब हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम जो है जो जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनको जल्दी जल्दी कवर करें। तो अगला है बोचहा। हाँ, अब हम बोचहा आ जाते हैं। बोचहा मतलब सुरक्षित सीट है जहाँ से अमर पासवान राजद से विधायक हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, सोबर मिजाज के हैं और विरोध पक्ष तो चलता ही रहता है। इस तरह से कोई ज़्यादा विरोध भी उनका वहाँ नहीं दिख रहा है और वो राजद से लगभग उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं। अब जहाँ तक आ गया एनडीए की बात है, तो एनडीए से हमको जो दिख रहा है, एनडीए से जो बेबी कुमारी पहले से वहाँ भाजपा से चुनाव लड़ी थी, तो बेबी कुमारी को एक चुनाव अभियान समिति से जोड़ दिया गया है। बेबी कुमारी को प्रदेश में बड़े पद देकर के, एक दायित्व देकर प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया है। तो इस स्थिति में बेबी कुमारी को उम्मीदवार पार्टी बनाए यह बड़ा मुश्किल से दिख रहा है जो ये है। और उसमें एनडीए के पास हमको लगता है एनडीए के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं दिख रहा है बेबी कुमारी के अलावा, जिसके कारण एनडीए हमको लगता है भाजपा के पास, इसलिए भाजपा वह सीट लेना नहीं चाह रही है। उस स्थिति में अभी तक यह तय नहीं हुआ है। वह भाजपा मतलब जो अंदर से बात चल रही है उसमें यह है जो भाजपा चाह रही है जो सीट लोजपा ले ले, लेकिन लोजपा भी ये सीट लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी तक तय ही नहीं हुआ है जो एनडीए एनडीए के किस गठबंधन के कोटे में ही सीट जाएगा। इसलिए एनडीए का पेच वहाँ से फंसा हुआ है और राजद से अमर पासवान वहाँ के लगभग उम्मीदवार तय हैं। अब हम आ जाते हैं सकरा, जो सकरा सुरक्षित है। तो सकरा सुरक्षित से हम आपको बता देते हैं अशोक चौधरी वहाँ से वर्तमान विधायक हैं, लेकिन वे बीमार है, जिसके कारण चाह रहे हैं जो उनका पुत्र जो है, संभावित नाम ध्यान में है कि वो अपने पुत्र को उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। उस स्थिति में लगभग यह तय है, यह सीट मतलब उस सीट पर जदयू भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने को तैयार है और जदयू के कोटे में उसका सिटिंग सीट है, इसमें जदयू के कोटे में ही सीट जा सकता है। लेकिन महागठबंधन से जो कांग्रेस के उम्मीदवार उमेश राम थे, उमेश राम मात्र को बहुत कम वोटों से, जैसे अशोक चौधरी को 67,265 वोट आया था, तो उमेश कुमार राम जो हैं उनको 65,728 वोट आया था। मतलब लगभग 1,500 के आसपास के वोट से वो चुनाव हारे थे। इसलिए कांग्रेस फिर से उमेश कुमार राम को ही अपना उम्मीदवार लगभग बनाने तय माना जा रहा है। और जन स्वराज से कौन पासवान है? जन स्वराज, हाँ, जन स्वराज से रेणु पासवान का नाम सबसे आगे उछल रहा है। लेकिन जो अभी मान लीजिए 51 घोषणा किया गया उसमें रेणु पासवान का नहीं बोला गया है, इसलिए वहाँ भी पेंच जन स्वराज का भी पेंच फंसा ही हुआ है। अब हम आ जाए कुढ़नी। अब कुढ़नी का बड़ा एक सवाल है, जो कुढ़नी में जो वर्तमान विधायक और मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता, तो उनका तो टिकट तय ही माना जा रहा है। लेकिन इस बीच में जो अजय निषाद और केदार गुप्ता की बात आ रही है, जो अजय निषाद को कहाँ शिफ्ट किया जाए। अगर अजय निषाद को कुढ़नी शिफ्ट किया जा सकता है तो उस स्थिति में शहर में भेजा जा सकता है, मतलब केदार गुप्ता को। अगर अजय निषाद को फिर औराई में जो विवाद चल रहा है, उस स्थिति में अगर अजय निषाद की पत्नी अजय निषाद को यदि वहाँ औराई भेजा जा सकता है, तो उस स्थिति में फिर कुढ़नी से केदार गुप्ता ही उम्मीदवार हो सकते हैं।
और जहाँ तक वहाँ तक महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन अभी तय नहीं कर पाया है। पहले तो यह बताया जाता है कि महागठबंधन के कांग्रेस राजद दोनों से अजय निषाद लगे हुए थे जो अपने और अपनी पत्नी के लिए, लेकिन हमको लगता है बात नहीं बन पाने के कारण फिर एनडीए की तरफ और भाजपा की तरफ रुख कर रहे होंगे, या फिर भाजपा ने उन्हें ऑफर किया होगा, कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन वहाँ वीआईपी से बताया जाता है कि वीआईपी से रंजीत सहनी लगभग अपना उम्मीदवारी तय मान रहा है। लेकिन एक बात और भी आ रही है कि वहाँ राजद या सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इस स्थिति में राजद किसी न किसी कुशवाहा जाति को अपना उम्मीदवार बना सकता है। उस स्थिति में मनोज कुमार कुशवाहा जो जदयू से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, वे भी अंदर अंदर राजद से सीट लेने की तैयारी में हैं। अब मैं चाहूँगी कि मीनापुर भी रह गया जी, मैं चाहूँगी कि मीनापुर भी आप कवर कर ले ताकि हम जल्दी से अब आ जाते हैं मीनापुर। मीनापुर में एनडीए से लगभग एनडीए से यह सीट माना जा रहा है कि यह सीट मतलब जदयू के कोटे में जाएगा, और जदयू के कोटे में जाएगा तो इस बार अजय कुमार एनडीए के उम्मीदवार होंगे। और एनडीए के उम्मीदवार अगर अजय कुमार होते हैं तो बहुत मजबूत उम्मीदवार होंगे नहीं, यह मान लिया गया है, अंदर ही अंदर उन्हें हरी झंडी मिल गई है कि अजय कुमार तैयारी करे और अजय कुमार ही एनडीए के उम्मीदवार वहाँ से हो सकते हैं। और आ गया महागठबंधन की बात, तो महागठबंधन में राजद के विधायक मुन्ना यादव है, वो भी मजबूत वहाँ उम्मीदवार है, वो वहाँ से विधायक हैं, मतलब काफ़ी वोटों से जीते हुए हैं, इसलिए महागठबंधन से मुन्ना यादव ही वहाँ के उम्मीदवार होंगे। और जन स्वराज ने तो वहाँ से कौन सहनी है, जन स्वराज से तेज नारायण सहनी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, तो वहाँ लगभग उम्मीदवारी फाइनल है। अब मैं चाहूँगी जल्दी जल्दी ये जो चारों विधानसभा सीट हैं उनका आप एक बार विश्लेषण करें और हम कंक्लूड करें। देखिए, जहाँ तक मीनापुर का सवाल है, मुझको ऐसा लगता है कि जन स्वराज ने जो कैंडिडेट दिया है तेज नारायण सहनी वो, सहनी वोट वहाँ सिजेबल नंबर में है, बल्कि कहते लोग हैं कि सबसे ज़्यादा वोट है, लेकिन वो कमज़ोर कैंडिडेट हैं। वहाँ पर निश्चित रूप से मुन्ना यादव एक ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं, जीते भी हुए हैं और अपने बयान के द्वारा चर्चित भी रहते हैं। जिस समाज का उनका वोट लेना है उसके बयान, उसके पक्ष में जो बयान उनके आते हैं उससे वो चर्चित भी होते हैं। और कुशवाहा समाज से निश्चित रूप से कोई व्यक्ति एनडीए का कैंडिडेट होगा। तो लड़ाई जो वहाँ होगी वो अंत में जाके लड़ाई जो कुशवाहा समाज के जो अजय जी हैं उनके और मुन्ना यादव के बीच में होगी। जहाँ तक सकरा का सवाल है, तो सकरा में निश्चित रूप से जेडीयू का वो सिटिंग सीट है, तो जेडीयू चाहेगा कि उसके पास वो रहे। और अशोक चौधरी चूँकि अपने बीमार हैं तो निश्चित रूप से वो प्रयास कर रहे होंगे कि हम अपने लड़के को दिलवा दें। अगर सुरक्षित किसी सीट में कोई अच्छा उम्मीदवार अगर मिल जाता है तो जेडीयू उसको भी ऑप्ट कर सकता है। और जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, तो आप जान रहे हैं कि वो कांग्रेस को मिला हुआ है, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो बहुत कम वोट से वहाँ चुनाव हारे हैं। इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के पास ही वो सीट रहेगी और कांग्रेस वहाँ पर उन्हीं को उम्मीदवार बनाएगी। जहाँ तक रेणु पासवान का सवाल है, महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, पासवान समाज से आती हैं, और ये दोनों कैंडिडेट जो हैं सो पासवान समाज के नहीं हैं। तो निश्चित रूप से ये रेणु पासवान की दावेदारी जो है सो बन रही है और रेणु पासवान अच्छा कर सकती हैं। जहाँ तक बोछा का सवाल है, तो मुझको ऐसा लगता है कि वो बोछा सीट जो है वो एलजेपी को जा रहा है, एलजेपी रामविलास को जा रहा है। और वहाँ पर एक दुविधा है ज़रूर, जिसकी चर्चा उन्होंने की है कि आखिर एलजेपी जो है वो किसको टिकट देगा, क्योंकि वहाँ पासवान पहले से जीते हुए हैं जो आरजेडी से हैं, तो नेचुरली जो है सो किसी दूसरे पासवान को खड़ा नहीं कराना चाहेगा एलजेपीआर। तो एक ये भी पहले तो ये अब मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले तक ये भी चर्चा थी कि जो अभी आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो भी एलजेपीआर में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी तो थे जेडीयू वगैरह में थे, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। ऐसे जो भाजपा है, भाजपा का वो सीट रहा है, बेबी कुमारी वहाँ से जीती हैं, तो बेबी कुमारी तो उम्मीदवार हैं ही हैं, वो रहेंगी। ऐसे गीता कुमारी जो हैं वो जो है सो ये चंद्रकार समाज से आती हैं और बड़े नाम वाले की पुत्री हैं, तो
उनको भी भाजपा से टिकट मिलने की बात चल रही है, या हो सकता है कि उनको भी मिले। अब जहाँ तक सवाल है कुरनी का, तो कुरनी का जैसा कि मैंने कहा कि आरजेडी से वहाँ एक भूमिहार भी बहुत सशक्त मुखिया हैं वो चंद्रहट्टी के, वो भी काफ़ी उनका कहना है कि साहब हमको बातचीत हो गई है तेजस्वी यादव से और हमको वोट मिलने जा रहा है, तो एक वो भी है। और ऐसे वहाँ से सहनी समाज को दिया था टिकट, ये एनडीए नहीं, महागठबंधन ने, और वो जीते भी थे अनिल सहनी। बाद में उनको त्यागपत्र देना पड़ा था या उनको हटा दिया गया था। तो उसके बाद जो मिड टर्म पोल हुआ उसमें केदार गुप्ता जी जीते हैं। तो वहाँ वैश्य समाज का भी वोट है, वहाँ पर ये कुशवाहा समाज का भी वोट है और सहनी समाज का भी वोट है। तो निश्चित रूप से मुझको ऐसा लगता है कि केदार गुप्ता उस सीट को छोड़ना नहीं चाहेंगे। और वैसे भाजपा में कहना बहुत मुश्किल है, अगर हाईकमांड का आदेश हो जाएगा तो उनको छोड़ना पड़ेगा किसी को एकोमोडेट करने के लिए। तो ऐसा जो है सो एक ये संभावना एक बन रही है कि वहाँ से, लेकिन फिर महागठबंधन, एक सवाल उठता है कि क्या फिर अगर अजय निषाद आते हैं भाजपा में और अजय निषाद की पत्नी को वहाँ से दिया जाता है और महागठबंधन भी वहाँ अनिल सहनी चूँकि जीते हुए हैं, तो वहाँ अगर वो अनिल सहनी भी अपने पुत्र के लिए चाह रहे हैं, तो क्या ये संभावना बनती है कि दोनों जो है सो निषाद समाज से ही दोनों गठबंधन दे दे? तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो ये अभी तक जो हमने बात की है, ये आज 9 अक्टूबर का समय है, दिन है, और आज के जो शाम हो चुकी है और आज हम ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब चुनाव का समय बिल्कुल ही नज़दीक आ चुका है, तो हर घंटे हर दिन परिवर्तन हो सकता है। इस वजह से मैंने आज का दिन आपके सामने बता दिया, और जैसे इसमें जो भी अपडेट्स होते रहेंगे वो आपके सामने हम लाते रहेंगे। फिलहाल अभी हमें मुजफ्फरपुर के बारे में, आपको के विधानसभा सीटों के बारे में आपको जो जानकारी दी, इस चर्चा को अब यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।